गुज़श्ता से पैवस्ता बात को आगे बढ़ाते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और अब वो क्या सोच रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा कैसे नोचेगी। मल्टी फ्रंट्स पे वो एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही वो क्या करे। एक, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ थोड़ी पींगें बढ़ाई हैं। दूसरा, वो अपना एक डेलीगेशन तैयार कर चुके हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में जाएगा और उनको ब्रीफ करेगा। उन्होंने जो भी अपना डॉसियर शॉसियर बनवाए हुए हैं उनको साथ लेके जाएंगे और उसमें उन्होंने बाकायदा शशि थरूर साहब को शामिल किया है। तो इस पेशकदमी को इंडिया के आप कितना मौसर समझते हैं? एक प्रोग्राम में आपने ये सजेस्ट किया था पहलगाम इंसिडेंट के बाद कि पाकिस्तान को ऐसी मूव करनी चाहिए, लेकिन आपकी वो दोनों सजेशंस इंडिया ने टेकअप की। यहाँ कुछ ऐसा हुआ? देखिए, इंडिया ने अभी हाल ही में मैं इंटरव्यू देख रहा था शशि की विद करण, क्योंकि वो करण की इंटरव्यू जो मेरी थी वो पसंद नहीं की गई वहाँ और वायरल हो गई और उसके लिए फिर जवाब ढूंढना था, तो उन्होंने शशि को निकाला कि आप जाके, क्योंकि आप कांग्रेस के हैं तो आप जाके हमें डिफेंड करें। अच्छा। तो वो फिर करना पड़ा और उन्होंने अपनी फाइन अंग्रेजी के अंदर उन्होंने की डिफेंड किया। तो उससे नज़र आ रहा था कि अब ये कुछ पीछे बात हुई है जिसके बाद फिर शशि को कोई रोल मिल जाएगा। ऐਵੇਂ नहीं करते लोग ऐसे। ठीक है, वो भी ऑपोजिशन के हों, उनको मौका ढूंढ रहे हैं वो भी कि किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को गिराया जाए। ठीक है ना, तो वहाँ से भी बड़ी तनकीद आनी शुरू हो गई थी कि क्या किया, और आ रही है अभी। सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, और इंडिपेंडेंट लोगों से भी आ रही है कि गलत बयानियाँ किया, झूठ बोला, ये भी जो सारी पॉलिसी ली है ये भी फेल हो गई है वगैरह, ये शुरू हो गई बातें। शशि वेंट आउट ऑफ हिज वे टू डिफेंड, हर बात को उसने डिफेंड करने की कोशिश की। तो उस वक्त मुझे समझ आ गई थी कि अब शशि को कोई रोल मिलेगा। अच्छा, शशि को रोल मिलना भी समझ आता है बिकॉज वो जो पार्लियामेंट के अंदर फॉरेन रिलेशंस कमेटी है ना, जैसे यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन का बंदा होता है जी, जैसे अभी जुनैद अकबर साहब ने रिजाइन किया, तो वहाँ फॉरेन अफेयर्स कमेटी में उसका जो हेड है वो शशि है अपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ। तो इन्होंने अभी कुछ 7-8 लोगों की लिस्ट रिलीज कर 7 हैं, सारी पार्टी से ताल्लुक है, सब पार्टीज को इन्वॉल्व करके और उनके बना दिए कि आप जाएं दुनिया में जाएं और रिप्रेजेंट करें, फिर आप हमारा केस 10 दिन का टूर। बिकॉज देखिए, इंडिया का केस जो है वो बहुत अहम है बिकॉज इंडिया आइसोलेट हो चुका है, तो उन्होंने तो करना था। मगर मैंने अपनी पिछले हफ्ते एक तजवीज़ दी थी जो अभी तक टेकअप नहीं हुई, अब मेरा ख्याल है अब शायद टेकअप हो जाए वो। अब क्योंकि ये हो गया ना तो उनको भी, हमारे लोगों को भी समझ आनी शुरू हो गई। ये अपनी तैयारियों में इतने मसरूफ़ थे, दूसरी तैयारियाँ, कि इन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और मगर अब देने, मेरा ख्याल वक्त आ गया देने का। और मैंने यही कहा था कि आपको भी चाहिए कि अपना मौक़िफ़ प्रीएम्प्टिवली, उस वक्त नहीं जब आपके ऊपर प्रेशर आए, उससे पहले तैयार करें 8-10 लोग जो कि फॉरेन मीडिया और फॉरेन मिशंस को जाके ब्रीफिंग दे सकते हैं, जो एलोक्वेंट हैं, डायनामिक लगते हैं सब, और उनको आप भेजें ताकि एज रोविंग एम्बेसडर्स जाके करें। तो अभी तक हमने तो अनाउंस नहीं किया, मगर इंडिया ने स्ट्रेट अवे वो आइडिया लेकर शुरू कर दिया। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं जिन्होंने सर्व भी किया हुआ है और जिनको फॉरेन पॉलिसी का पता भी है, और जो बड़े आर्टिकुलेट हैं, जिनकी एक फिर रिकग्निशन भी है बैरूनी मुल्कों में, मीडिया के साथ भी और डिप्लोमेट्स के साथ भी, फॉरेन ऑफिसर्स के साथ भी। तो एक टीम बनाई जाए और उनको भेजा जाए, ये मेरी तजवीज़ थी, मैंने दी है ये तजवीज़ आपने तकरीबन 2 हफ्ते पहले आपने 2 तजवीज़ दी थी, एक इस तरह की डेलीगेशन की और एक ये कि ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। वैसे भी मुझे पूछते रहते हैं इधर उधर से लोग कि जी क्या किस करें, कैसे करें, तो जो नेशनल इंटरेस्ट में होता है मैं कह देता हूँ। तो अब बात यह है कि अब देखें ना कितने अच्छे लोग हैं आपके पास, अगर मैं नाम लूँ, मगर ये नहीं कि यही हैं, और भी बड़े अच्छे। मैंने आपसे पूछा था तब, तो आपने कहा था रहने दें, आप नाराज हो जाएंगे किसी का नाम देना मुनासिब है या नहीं मुनासिब, मगर अच्छे लोगों के नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है, अच्छी बात है ना। तो ऐसे लोग हैं आपके यहाँ जो बहुत अच्छी तरीके से आपको डिफेंड कर सकते हैं। मैंने कहा था कि सबसे पहले तो ये है कि 3-4 खवातीन हैं जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है, जिन्होंने सर्व किया एज एम्बेसडर्स और एज फॉरेन मिनिस्टर्स। तो मैंने कहा था कि आप हिना रबानी खर को तैयार करें, शी इज़ गुड, वो कर सकती है डिफेंड, आपको तैयारी करेंगी, ब्रीफिंग फॉरेन ऑफिस कर दे, क्योंकि आउट ऑफ टच होंगी ना थोड़ी बहुत, तो वो ज़रा अपडेट हो जाएंगी। और तारिक फातमी साहब ज़बरदस्त ब्रीफिंग दे सकते हैं उनको, इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन इन द फॉरेन ऑफिस, वो इनको दे सकते हैं। बट वी नीड यंगर, मोर अट्रैक्टिव फेसेस एंड मोर डायनामिक लुकिंग फेसेस। तो इनमें से हिना भी है, शहरी रहमान साहिबा है, मलिया लोधी साहिबा है। तो ये मतलब है देयर आर पीपल लाइक दिस दैट यू कैन टैप। इसी तरीके के साथ हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, हमारे एहसन इकबाल साहब हैं, और इस किस्म के और लोग भी हैं हमारे पास जो कि ये इस किस्म का रोल अदा कर सकते हैं। बिलावल सबसे आगे तो बिलावल भी है, ठीक है ना। तो मतलब है कि
call these people, make them roving ambassadors and give them a brief. Let the ambassadors of these other countries जाके उनको ये जाके बात करें. ये सब फेस रिकग्निशन है, नेम रिकग्निशन है, हाईली इंटेलिजेंट लोग हैं. ऐसे लोग और भी हैं. तो 8-10 लोग ऐसे इकट्ठे करें और खवातीन की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज व्हाट द फेस यू वांट टू शो. ठीक है ना. जैसे इंडिया ने ब्रीफिंग्स में हिस्सा बनाया अपनी फीमेल सोल्जर्स को. चलो वो तो हमने ही कहा था कि आप बनाए, तो आपने कहा था. हाँ, यहाँ नहीं फॉलो किया गया. वो देखे ना, इस टीम के अंदर कोई उनके इतने डायनामिक लोग नहीं है जो ये ब्रीफिंग्स में रहे सामने. ये जो इन्होंने लिस्ट दी है इसमें नहीं है. शशि इज द ओनली फेस. या बाकी रवि शंकर प्रसाद. हाँ, बाकी तो कोई रिकग्निशन नहीं है. हमारे यहाँ तो लोग हैं जो रिकग्नाइज्ड. जी. और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हुसैन हक्कानी साहब जैसे शख्स को भी साथ लेना चाहिए, जो उनकी जो रीच है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है. इस वक्त वो अबू धाबी की गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं, वहाँ वो बैठे हुए, उनको भी साथ लें. ये और सारे आएंगे आपके लिए फॉर द कॉज ऑफ पाकिस्तान. सारे पाकिस्तानी हैं, सारे पेट्रियाटिक हैं, सारे पार्टी लाइन्स को छोड़ के आएंगे. लेके जाएं इनको ब्रीफ दें और ये देखें ये कैसा काम करके देते हैं आपको. ठीक है. हाँ, की ज़रूरत है और उसके लिए मशवरे हाजिर है. वापस आते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू द शो. अमेरिकन प्रेसिडेंट बहुत हैरान कुन है. एक तो ये कि वो एक्टिव है ट्रेड को लेकर सारे मुआहदे करा रहे हैं, डील्स करा रहे हैं, और दूसरा वो अपनी माला आप जपते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं. ब्रिलियंट. हर किसी को ब्रिलियंट कह के अपने आप को शाबाश दे रहे होते हैं. उन्होंने अभी फॉक्स न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा शानदार हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान से हुई है, हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमारी तिजारत है नहीं उनके साथ इतनी, लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं. एट द सेम टाइम थोड़ी सी चपत लगा दी इंडिया को कि टैरिफ्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो राजी हो गया हमारे साथ टैरिफ के मामले में बात करने के लिए. तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का ये मामला जो है वो सेटल्ड हो गया है. आप इससे एग्री करते हैं? उनको यकीन कुछ ज्यादा ही है पूरा तमाद, या सिर्फ वो ऑप्टिक्स के लिए ये काम करते हैं? और पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों? वो अपने लिए सारा काम करते हैं, वो यू टर्न्स भी लेते हैं. आज ये कह रहे हैं, कल को बिल्कुल पॉसिबल है कि वो कुछ और बात कर देंगे. आज इंडिया उनके गले पड़ा हुआ है. इंडिया के अंदर उनकी तनकीद हो रही है. वो साहब जो हैं जो गाली गलोच करते हैं इंडियन टेलीविजन के ऊपर, उन्होंने तो पूरा प्रोग्राम ट्रंप को गाली देते कर दिया. और भी लोग शुरू हो गए. मगर जो सोचे समझे वाले लोग हैं ना, वो सब समझ गए कि हुआ क्या है. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है. अब इसकी तकलीफ हो रही है उनको, इसीलिए ये टीम बनाई गई है कि आप जाएं. जयशंकर साहब को पीछे करके इनको आगे कर दिया. कर दिया क्योंकि आप जाएं. क्लियरली जयशंकर साहब की जो पॉलिटिक्स थी, ये जो डिप्लोमेसी थी, वो काम नहीं आई ना. नरेंद्र मोदी की भी काम नहीं आई. अच्छा, अब इससे भी मैं समझता हूँ कि इनसे 1-2 गलतियाँ हुई हैं इंडियन से. तो इनके यहाँ बहुत एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज रहे हैं लोग, बड़े इंटेलिजेंट और वेल रिगार्डेड लोग हैं. उनमें से भी डाल देते तो हर्ज नहीं था. मगर इंडिया है ना, इंडिया जो है वो इधर उधर नहीं होता. वो अपने पार्लियामेंट, अपनी डेमोक्रेसी, अपने लोगों को हमेशा करता है. हमारे यहाँ तो एवरीथिंग इज मिक्स्ड, इन एंड आउट तो चलता रहता है यहाँ. और हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत मौजूद किस्म के लोग हैं, बट दे आर नॉट, इंग्लिश इज नॉट देयर फर्स्ट लैंग्वेज एंड फॉरेन पॉलिसी इज नॉट देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट. बिकॉज फॉरेन पॉलिसी हमने कभी डिस्कस ही नहीं की. वो तो कहीं और फैसले होते थे, डोमेन में आई नहीं. हाँ, वो किसी और डोमेन में आई नहीं. तो इसलिए, मगर वहाँ तो नहीं है ना ऐसे. वहाँ तो सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट बनाती है हमेशा. सो आई थिंक अगर ये लोग चले जाएं तो इट विल बी अ गुड थिंग. तो पाकिस्तान की इस कदर तारीफ करके भारत से कुछ मनमाना मकसूद है? देखिए, भारत इस वक्त बड़ा अपसेट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमें नहीं दी. और यहाँ तक कि वो एक तरफ वो कहते हैं कि हमारे DGMO ने फ़ोन करके कहा कि हमने जो करना था कर लिया, बस अब बस, और हम नहीं कुछ करना चाहते. ये तो एक किस्म की, ये तो उनका बयानिया नहीं है ना. उनका तो बयानिया ये है कि हम सज़ा देंगे. तो ये तो सज़ा देनी नहीं थी ना. ये तो फॉर द सेक ऑफ फॉर्म, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स वाली बात थी कि वो गए और आ गए, बस दिखावा था. और हम भी गए और आ गए दिखावा. नहीं, हमने जहाज गिरा दिया. तो वो फिर इसीलिए अभिनंदन को वापस कर दिया था. ठीक है ना. तो कोई सीरियस वो ठीक नहीं, चीज़ नहीं थी. ये इस दफ़ा इंडिया ने भी यही कोशिश की आपको बताने की बिहाइंड द सीन्स कि हम तो एवं ही कर रहे हैं, तो आप कुछ ना करना. ठीक है. मगर हमने ये कहा, एक ही गल हुई, एवं ही कर रहे हो तुम तो फिर नंबर लगा जाओगे कि हमने किया कुछ नहीं. तो उस वक्त जैसे हमें करना पड़ा था, हमने भी करना है. तो फिर हमने किया. उसके बाद जब इंडिया के जहाज गिर गए ना उस सारी कॉन्फ्रंटेशन में, तो फिर इंडिया को अपनी मिसाइल्स का करना पड़ा. तो बात आगे बढ़ गई, फिर हमने किया. तो दैट इज व्हेन द वर्ल्ड स्टूड अप एंड सेड, ए थे बालाकोट तो आगे निकल गई गल. इंडिया का भी बयानिया यही था कि हम तो एस्केलेट करेंगे, हम तो एस्केलेट करेंगे, मगर
جو پبلک کے لیے بیانیہ ہے کہ ہم ایسکلیٹ نہیں کریں گے، پاکستان کرتا ہے جی، مگر اندر یہ ہے کہ ہم ایسکلیٹ کریں گے، بیکاز یہ نیو نارمل کا تو مطلب ہی ہے ایسکلیشن۔ نیو نارمل ہے، نارمل تو یہ تھا کہ دکھاوے کے لیے تھا، اب یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ نیو نارمل ہے۔ تو انڈیا ایک طرف دکھانا چاہ رہا تھا پاکستان کو لیکن دکھاوے کے لیے، دوسری طرف دنیا کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ نہیں دکھاوے کے لیے نہیں ہے، وی ڈیڈلی سیریس۔ تو آئی تھنک یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ دونوں طرف کھیلتے رہ گئے، اور سب سے بڑا جو دکھ ان کو یہ ہوا ہے کہ کسی نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کو سپورٹ نہیں، گھاس نہیں ڈالی۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملک بہت خوش ہیں، انڈیا اور پاکستان، ہمیں انڈیا کی خوشی تو دکھائی نہیں دے رہی، یہاں تک کہ نریندر مودی جھٹلا بھی نہیں رہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس کو۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ہم بڑے خوش ہیں، ہم نے تو اوپنلی تھینک یو کیا جی، صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے نہیں، بڑے لوگ بہت جو ساری کنٹریز انہوں نے اس میں حصہ لیا، سب کا شکریہ ادا کیا اور سب نے اپریشیٹ کیا جی۔ انڈیا نے تو سب کے آگے آنکھیں دکھائی ہیں، جیسے انڈیا تو ناراض ہے کہ ہمارا سپورٹ نہیں ملا ہمیں، یہاں تک کہ ان کو سب سے بڑا دھکا لگا کہ رشیا نے سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ ان کے ہتھیار سارے 80% جو ہے وہ، اور ایٹ لیسٹ 60% وہ رشین ہے، اور وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ رشیا ہمارا ہمیشہ بہت بڑا حمایتی ہے، بیکاز جب بھی انڈیا کے خلاف کوئی چیز ہوتی تھی تو رشیا ویٹو ڈالتا تھا UN میں، ٹھیک، تو اب رشیا نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، ڈیفنس سسٹم رشیا کا ڈبو دیا۔ اچھا، اب انڈیا کو ایک بات سمجھانی چاہیے، انڈیا کے جو ڈپلومیٹس ہیں، کہ اب رشیا آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا، کیونکہ آپ اب اناؤنس کر کے امریکن کیمپ میں چلے گئے ہیں، بی جے پی نے انڈیا کو امریکن کیمپ میں لے گئے، اوپر سے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، بٹ ایکچولی امریکن کیمپ میں چلے گئے۔ یہ جو کوڈ شاٹ ہے سارا چائنا کے، اب دیکھیں نا، چائنا رشیا یہ اب اٹس ون، جی، یہ ہائفنیٹ ہو گیا، جیسے چائنا پاکستان ہائفنیٹ ہو گیا، چائنا رشیا ہائفنیٹ ہو گیا۔ اس وقت سب سے زیادہ ہتھیار جو یوکرین میں استعمال ہو رہے ہیں فرام رشیا، وہ رشیا چائنا سے لے کے دے رہا ہے۔ پاکستان بھی ایسے ایسے کھیل رہا ہے گیم، انڈیا بھی ایسے ایسے کھیل رہا ہے۔ انڈیا کو تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے بتا دیا ہے کہ یہ ایسے ایسے نہیں، یا ہمارے ساتھ نہیں ہو، تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم جو ہے، ہم نہ ادھر تھے پہلے نہ ادھر تھے، تو ہم ابھی بھی لگے ہوئے ہیں چھوٹی موٹی، مگر اب ہمیں بھی احساس ہو گیا